नमस्कार। अब युद्ध जिस स्थिति में पहुंच गया है, इसे युद्ध की वापसी कह सकते हैं, लेकिन शांति की समाप्ति नहीं कह सकते। ये इतने हमलों के बाद भी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और ऐसा मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था, इस बार अमेरिका थोड़ी तैयारी के साथ आया है। तैयारी मतलब उसने होमवर्क किया है, उसने ये समझा है कि ईरान को किस तरफ से हम प्रेशर में ले सकते हैं। उसने ये जानने की कोशिश की है कि ईरान की कमज़ोरी क्या है। उन कमज़ोरियों को जानकर वो ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये जो ओवर हो गया है इस्लामाबाद MOU, पर ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आज अली खामेनेई साहब का अंतिम संस्कार होने के बाद अब 11 तारीख को अगले दौर की बातचीत होनी है। निश्चित तौर पे सीधे ईरान इस बातचीत में शामिल होगा कि नहीं होगा, अमेरिका सीधे शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन जो इंटरलोक्यूटेटर्स हैं यानी मध्यस्थ बिचौलिए लोग, वो बातचीत जारी रखेंगे। आपको पता है कि दोहा में पहले ही कुछ लोग तय कर दिए गए हैं जो समय पे आपस में संवाद बढ़ाएंगे। तो ये सोचना कि अभी से फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, थोड़ा जल्दबाजी है। पर अमेरिका इस बार तैयारी से आया। अब ईरान तैयारी में है कि नहीं, ईरान ने इस बीच में कुछ होमवर्क किया कि नहीं, सिर्फ हथियार इकट्ठे करता रह गया, या रणनीति के तौर पर उसने कुछ सोचा, इसके बारे में कुछ हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। आज जब खामेनेई साहब का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद में ईरान अपने पत्ते खोलेगा। ईरान को अमेरिका की कमजोरियां पहले से पता हैं और इस बार लगता है कि अमेरिका को भी ईरान की कमजोरियों का अंदाज़ा हो गया है। इसलिए इस बार जो स्ट्राइक किए उसने ईरान की कमजोरियों को देखते हुए किया। आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, ये क्रिकेट नहीं है, ना ये फुटबॉल है कि भाई इतने के मुकाबले इतने गोल, उन्होंने 8 जगह हमला किया, उन्होंने 8 जगह हमला किया। इस स्कोर वाला मामला नहीं है। एक हमला ऐसा भी हो सकता है जो सीधे आपको जड़ पे हमला करे, आपकी कमज़ोरी पे हमला करे। एक हमला ये भी हो सकता है कि आप 4 चांटे मार दो, कुछ ना हो, और आप कहो मैंने 4 मारे। पहले हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका के ईगो को ध्वस्त किया ईरान ने। उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, उसके सबसे पावरफुल माने जाने वाले जहाज़ गिरा के दिखा दिए, बगैर किसी एयरफोर्स के। पहले से उनके पास कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, पुराने जहाज़ हैं कुछ। हालांकि उन्होंने भी खामेनेई साहब के टाइम पे जब आसमान की निगरानी की तो एक पोस्ट किया जिसमें ये बताया कि हमारा एयरफोर्स ये है और ये इस तरह से उसकी निगरानी करेगा, मतलब उनके पास फाइटर जेट हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने इस बार जो हमले किए हैं वो हमले कुछ कमज़ोर जगहों पर किए हैं, ऐसी जगह किए हैं जो ईरान की कमज़ोरी हो सकते हैं। और ये जो कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी ईरान की दूसरी जगह भी एक्सटेंड करी, स्पिल ओवर कर रही है। मतलब ये कमज़ोरी सिर्फ ईरान पे असर नहीं डालेगी, ये चीन के लिए भी चुनौती है, झटका है, और भारत के लिए भी है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ रेलवे ब्रिज पे हमले हुए हैं जिसको ईरान ने कहा है कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला है और इसलिए ये युद्ध अपराध है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के युद्ध अपराध सब माफ़ होते हैं वैसे, पर उस रेल लाइन का, उस रेल पुल की अहमियत क्या है। उस पुल पे हमला करके, मैं सारी जगहों पे बताऊंगा कहाँ कहाँ हमले किए, अमेरिका ने क्या हासिल किया है। ये 1500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पुराना सिल्क रूट 2000 साल पहले का होता था, जहाँ से चीन के व्यापारी मसाले और सिल्क वगैरह लेके आया करते थे।
ये उसको पुनर्जीवित करने की जो कोशिश है उसका हिस्सा है, ये 1500 किलोमीटर लंबा रूट। यानी बगैर समुद्र में गए ये ईरान का चीन के साथ एक रेल का संबंध है। यानी रेल के जरिए ईरान चीन से जुड़ा हुआ है। तो आपका हरमुज में ब्लॉकेड रहे, कुछ रहे, क्योंकि देखिए जो प्रायद्वीप है वो वाला आपका अरब वाला, उसमें बहुत सीमित एक्सेस है, क्योंकि इधर भी समुद्र है हरमुज वाला, उधर लाल सागर है। सऊदी अरब बड़ा है तो चूंकि वो लाल सागर में भी खुलता है, पर और कोई विकल्प मुश्किल है वहां पर। इस तरह की रेल लाइनें बिछी हों, ये बिछा हो। ईरान जिस साइड है उसके साइड एक साइड तो ये समुद्र है हरमुज जलडमरू मध्य वाला, जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं, ओमान की खाड़ी भी उसमें है, और दूसरी तरफ ज़मीन है, सारी ज़मीन। तो उस तरफ से रेल मार्ग से एक बड़ा रास्ता 1500 किलोमीटर का चीन से ईरान को जोड़ता है। यानी वो एक लाइफलाइन है ईरान की, एक ऐसी जगह जहां पे ईरान अगर इधर से बंद भी हो जाए सारा समुंदर से, तुम ब्लॉकेड भी लगा दो जैसा लगाया था, तब भी वो ज़रूरत की चीज़ें मंगवा सकता, भेज सकता है। और हाल में युद्ध के दौरान रेलगाड़ियों से चीन से बड़ी मात्रा में वहाँ से सामग्री आई, जिसमें अमेरिका का आरोप है कि कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है जो ड्रोन बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ हो, वगैरह वगैरह। यानी एक ऐसा रूट जो बड़ी संख्या में ज़रूरतें ईरान की पूरी करता था, उस पर अमेरिका ने बम गिराया। और ये तुर्कमेनिस्तान को भी जोड़ता है, कजाकिस्तान को भी जोड़ता है, और वहाँ से होते हुए ये चीन जाता है। यानी एक ऐसी कनेक्टिविटी जो हारमुज बंद होने के बाद, ब्लॉकेड लगने के बाद, ईरान को दूसरा रास्ता एक मिला हुआ था। ऐसे समझिए कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और सोसाइटी में आपके ब्लॉक के सामने पानी भर गया, आप घर से नहीं निकल सकते, घुस नहीं सकते। ऐसी हालत में पीछे का दरवाज़ा जो दूसरी सोसाइटी में खुलता है, उससे आप आ जा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखें तो ईरान की एक कमज़ोरी बड़ी अच्छी तरह से इस बार अमेरिका ने रीड की। तो क्या वो उस रेल लाइन को ख़त्म कर देगा? अगर ख़त्म करेगा तो ईरान भी मारेगा, माफ़ कीजिए, चीन भी मारेगा, ईरान तो मारेगा ही मारेगा। और चीन के साथ सीधे इस तरह का कन्फ्रंटेशन डोनाल्ड ट्रंप को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका बहुत सारी चीज़ों के कारण परेशान है, महंगाई है, और इसके अलावा उसने क्रिटिकल मिनरल्स और ये सारी चीज़ें मिला के एक तगड़ा मुट्ठी में अमेरिका को रखा हुआ है। सप्लाई लाइन अमेरिका की चीन के हाथ में आज भी, पहले किया था उसने, कोविड के फैलने के नाम पे उसने अपने उन सारे शहरों को बंद कर दिया जैसे अमेरिका को सामान जाता था, तड़प गया था बाइडेन। तो ये वो पूरी जो सिचुएशन है उसको अभी केवल संकेत दे रहा अमेरिका। दूसरा संकेत दिया उसने, एक बम गिराया, जो गिराया हमारे वाले चाबहार पोर्ट पे। चाबहार पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यानी चीन पे भी दबाव कि लड़ाई ख़त्म होनी है तो भाई तुम भी साथ में शामिल होकर कराओ, भारत पे भी दबाव कि भैया तुम भी एक्टिव हो जाओ, वगैरह काम ही चलेगा, और ईरान पे दबाव कि भैया तुम्हारा एकमात्र पीछे का रास्ता सोसाइटी का था, वो रास्ता बंद हो गया, अब तुम फ्लैट से कैसे निकलोगे और फ्लैट पे कैसे आओगे। तो ये एक प्रेशर पॉइंट एक जगह बम गिरा के अमेरिका ने जनरेट किया। 11 तारीख को जो बातचीत होनी अपेक्षित है, पिछली बातचीत में ईरान ने हाथ खड़ा कर दिया था कि भैया हम नहीं करेंगे तुमसे बात। अब उसमें एक दबाव बना रहा है अमेरिका। कहने को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो तो बहुत डेस्परेट है, मरा जा रहा है बातचीत करने के लिए, परेशान है, लेकिन हकीकत ये है कि इनके पास अगर ये प्रेशर पॉइंट है तो ईरान के पास भी प्रेशर पॉइंट है। ईरान के पास प्रेशर पॉइंट है कि वो दुनिया की सप्लाई रोक देगा, और जैसे उसके पास हारमुज जलडमरू मध्य है ही, अभी बीच में उसका प्रेशर ढीला पड़ने लगा था। मैंने कहा था आपको कि यहाँ से जहाज़ निकल जाएंगे तो ईरान का प्रेशर कम हो जाएगा, और वो सिचुएशन बनने लगी थी। और सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि हारमुज में बाकायदा एक समानांतर रूट बना के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का वहाँ पर जो नियंत्रण था उसको हटाने की कोशिश की, जबकि जो MOU है उसमें लिखा हुआ है कि ईरान ही उसको कंट्रोल करेगा और ईरान ही नियंत्रित करेगा, और जो जहाज़ उससे बाहर की तरफ जाने लगे उनको ईरान ने ही स्ट्राइक करके रोका।
एक तरह से देखा जाए तो ईरान की जिम्मेदारी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ हरकत करनी शुरू कर दी थी और समानांतर रूट बनाना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप जैसे हाईवे पे NHAI के टोल पे जाते हैं और टोल से एक एक गाड़ी की जांच होगी, आपने कह दिया, या मान लो वन विभाग का टोल है, ये तो पैसे लेता है, ईरान अभी पैसे नहीं ले रहा है, इसलिए वन विभाग का टोल मान लीजिए। कोई आदमी बगल से सड़क बना दे, इधर से निकल जाओ, जैसे गुजरात में भाई लोगों ने बना दिया था नकली टोल प्लाजा, याद है? तो उस तरह की सड़क जब बनेगी तो आप क्या करोगे? आप उसको रोकोगे। तो ईरान ने उसी को रोका। तो हो ये रहा था कि हरमुज से सारे के सारे जहाज़ों को खाली करा के अमेरिका अपने शैतानी इरादों की तरफ टारगेट कर रहा था। अब ऐसे में ईरान ने अपना प्रेशर जो है पूरी बातचीत में, आज की तारीख में परमाणु बम बहुत छोटी चीज़ है बच्चों वाली, उसका कोई प्रेशर नहीं है। ईरान से परमाणु बम का डर कुछ नहीं है, वो इजराइल का रोना अलग है। असल ये है कि पूरी दुनिया की सप्लाई, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चीन के पास आ गई, वैसे तेल की सप्लाई को भी अब ईरान प्रभावित कर सकता है। अब इनको लग रहा है कि इसको रोका जाए। तो समझ रहे हैं आप बात को? एक प्रेशर पॉइंट ईरान के पास है। अमेरिका के पास प्रेशर पॉइंट क्या था? उसने एक लगाया ब्लॉकेड, लेकिन उस ब्लॉकेड का तोड़ क्या था? एक रेल लाइन जो चीन तक सीधे जोड़ती थी, और उससे सारी ज़रूरतें ईरान की पूरी हो सकती थी। तो अब उसने ये ईरान को धमकी दी कि भाई तुम्हारा काम नहीं चलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं तुम्हें भी नहीं चलने दूंगा। यानी 11 तारीख को जब टेबल पे बातचीत की बैठोगे तो प्रेशर में बैठो। मैं वो सेंसेशनल बातें, उसने ये होगा और रात को तबाही हो जाएगी, उस सब बातों का मतलब नहीं है, ये डायलॉग बाजियाँ होती हैं। और डिप्लोमेसी में आज भी डोनाल्ड ट्रंप की सत्य हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को झेल नहीं सकते हैं। इस वक्त अमेरिका में बुरा हाल है, अभी भी हार्मुज खुलने के बाद फिर ऑलरेडी है, और अब ये तनाव बढ़ा तो फिर से 35% के करीब ट्रैफिक हो गया है। और इस सप्लाई लाइन का असर पड़ता है, एक तो अमेरिका के अंदर पड़ता है महंगाई और दूसरी चीज़ों पे। इसके अलावा उसके दोस्त जो अरब देशों में बैठे हुए हैं, दिक्कत ये है कि भाई साहब पिटते वो हैं कि अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, अड्डे बना रखे हैं इनकी ज़मीन पे, तो अमेरिका के दोस्तों की ज़मीन पे वो मिसाइल गिराता है तो उनको दर्द होता है। बहरीन है, कतर है, अब उसने, आपने देखा होगा, UAE को छोड़ दिया, इसको ओमान को छोड़ दिया, जिस के साथ में उसकी अच्छे संबंध होते हैं उनको छोड़ दिया, बाकी को मार रहा है ईरान। तो वो जो ज़्यादा सगे वाले, बहरीन कह रहा भैया तुम अपनी फ्लीट यहाँ से उठा के ले जाओ, एकदम चींटी के बराबर तो मेरा द्वीप है, उसके ऊपर तुमने अपनी सेनाएं जमा के रख दी हैं, अब मैं फंस गया हूँ भैया, ले जाओ यहाँ से। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक प्रेशर यहाँ से भी बनता है, एक बाजार का प्रेशर है, और पूरी दुनिया में एक तरह से देखा जाए तो हलचल मचती है। तो जो यूरोप के पार्टनर हैं वो कहते तुमने क्या कर दिया यार, तुमने तो मार डाला यूरोप को। तो सही मायने में ट्रंप के कारण या अमेरिका की दोस्ती के कारण बहुत झेलना पड़ रहा है, उनको हर तरह से बर्बाद कर दिया गया, खाना पीना, एनर्जी, उनकी इंडस्ट्री बाहर चली गई, उनको बहुत नुकसान हो गया। अब ये नए नए पंगे खोलते हैं तो यूरोप का भी दबाव बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को फुल फ्लेजेड ले जाने की हालत में है ही नहीं, अगर होंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने नए वाले मोर्चे खोल दिए। दूसरा, भारत के लिए भी, क्योंकि इन्होंने चाबार पर स्ट्राइक की, भारत का चाबार पोर्ट में बनाना, और उसका सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान जाना और अफगानिस्तान से आना। यानी भारत को उस चाबार पोर्ट के कारण एक एक्सेस मिल रहा था अफगानिस्तान तक, जिसको आगे बढ़ा के रूस तक ले जाया जा सकता था। यानी जो रूसी तेल वेल आता है, उतना घूम के आने की ज़रूरत नहीं भाई, सीधे यहाँ से निकल के आ जाओ आप चाबार पोर्ट से, ईरान होते हुए अफगानिस्तान की तरफ से। तो आप उस पर भी अटैक कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको ये लग रहा है कि वो अटैक करके माहौल ख़राब कर रहा है, नहीं, वो अटैक करके ईरान को भी प्रेशर में डाल रहा है, वो भारत को भी प्रेशर में डाल रहा है, और चीन को भी प्रेशर में डाल रहा है कि डरो, अगर युद्ध हुआ तो तुम पे असर पड़ेगा, इसलिए ईरान को समझाओ वो थोड़ा सा हमारे सामने और झुक जाए। यानी बात सिर्फ हो रही है सिर्फ सौदेबाजी की। देख ले भाई, 5 किलो ले लूँगा, नहीं दे पाऊँगा बाबूजी, मैं आपको 35 रुपये किलो से कम प्याज नहीं दे पाऊँगा, नहीं, देख ले म्यूनसिपैलिटी वाला हूँ, तेरा ठेला उठा के ले जाऊँगा, नहीं बाबूजी मान जाओ, अच्छा नहीं देगा, चल ठीक है इसकी दुकान उठा लो। इस तरह का होता है ना, वो हो रहा है ईरान के साथ में।
ईरान जो है बाबूजी बाबूजी तो नहीं कर रहा है, कह रहा है जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, कह रहा कम से कम अदब तो कर ले भाई, थानेदार का, दुनिया का थानेदार हूँ मैं। तो अभी ये जो कमजोरियां, इसके अलावा और बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ जाके उसने स्ट्राइक किया इस बार और मैसेज दिया ईरान को कि मैं तुम्हारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, सिर्फ तुम ही मेरा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। उसने ईरान का जो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा भी है वहाँ पे इनकी नेवी वगैरह का भी अड्डा है, वहीं से वो तेज वाली बोट अचानक कहीं से निकल के आती हैं, वहाँ पर भी इसने अटैक किया अमेरिका ने, ये बताने के लिए कि तुम्हारा जो होल्ड है हारमुज पे वो बंदर अब्बास से है, और बंदर अब्बास का तुम्हारा ये पोर्ट अगर मैं टारगेट करता हूँ, हिट करता हूँ या बम गिराता हूँ तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। अब बम गिराने से का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को बढ़ उड़ा दिया, खत्म हो गया सब कुछ ना, एक हिस्सा खत्म होता है लेकिन चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं। रेल लाइन है, 15-20 दिन में फिर जुड़ जाएंगे। पर अगर संदेश गया और उसने बहुत सारी तोड़ दी तो क्या करोगे? याद कीजिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन तोड़ दी यूक्रेन ने, तो यूरोप और जर्मनी यूरोप फ्रांस, पूरा का पूरा जर्मनी, यूरोप भी उसमें शामिल है, रूसी गैस को तरस गया ना। तो यहां पर एक बड़ी चीज है। तो बंदर अब्बास जो है वो जगह है जहां से हारमुज पे निगरानी होती है और सैन्य ढांचा है वहां पे। वहां स्ट्राइक करना मतलब ईरान को बताना अब हमको पता चल गया बाबू कि तुम्हारी कमजोरी कहां है। इसके अलावा उसने बुशर पे भी हमला किया है। बुशर में एकमात्र चालू परमाणु बिजली घर है, यानी एक ऐसी जगह जहां से बड़ी संख्या में बिजली लोगों तक पहुंचती है। मैंने आपको बताया कि ईरान का सिस्टम बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, वहां पे बिजली एक जगह से सब जगह नहीं जाती है। जैसे सऊदी है, 3 बिजली घर उड़ा दिए, 4 उड़ा दिए, गड़बड़ा जाएगा मामला। पर ईरान में छोटे छोटे थर्मल पावर स्टेशन, थोड़े थोड़े ऑयल स्टेशन, इस तरह के स्टेशन लगे हुए हैं पूरे ईरान में, उनसे बिजली बनती है। तो अगर तुमको बिजली घर तोड़ने हैं तो 1000-1500 तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसमें जो एक परमाणु ऊर्जा वाला बचा हुआ, चलता हुआ एकमात्र बचा हुआ है। अब इस वाले को हिट करोगे तो एक बड़ा इलाका प्रभावित होगा। यहां भी बता दिया, देखो भाई यहां पे भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिर्क में एक और तट है जो समुद्री पूरी एक्टिविटी के हिसाब से दूसरी चीज़ों से इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो भी ईरान के होल्ड का प्रतीक है। कोनारक जो है दक्षिण पूर्वी ईरान का एक ऐसी जगह है जहां पर उसकी नेवी मौजूद है और दूसरी सैन्य सुविधा है, वहां पे भी स्ट्राइक किया। इसके अलावा चाबार मैंने आपको बता दिया, और एक है अबू मूसा द्वीप है। ये एक रणनीतिक द्वीप है जो हारमुज जलडरू, जब आप हारमुज के अंदर जाओगे ना तो एक छोटा सा ईरान से अलग हटके थोड़ा सा एक छोटा सा दिखता है आपको, वहां पर है, और जहां से हारमुज में घुसते उस जगह पे है, और वहीं पे मिलिट्री के बहुत सारे निशाने इन्होंने लगाए हुए। हारमुज जैसे आपने देखते ऐसे जाते वैसे जाते, वहां ऊपर की तरफ देखते होंगे छोटे छोटे। अब आप सोचिए, उसने इसके बंदरगाहों को निशाना बनाया और खारद्वीप के लिए धमकी भी दे दी उसने। इसके अलावा रेल और पुल को बनाया, नौसैनिक अड्डों को बनाया, और सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर वगैरह पे भी स्ट्राइक किया। यानी इस बार अमेरिका ये बता रहा है कि देखो भाई, अब मैं कमज़ोरी तुम्हारी समझ रहा हूँ, अब मैं अंधाधुंध बम नहीं डालूंगा, मैं इन 8 जगहों पे डालूंगा। बाकी धमकी तो रहा, मैं डिसैलिनेशन प्लांट पे डालूंगा। ये भटकाने का तरीका है, ध्यान, कि मैं आपका जो है डिसैलिनेशन प्लांट पे मारूंगा, मैं आपका जो है वो, अगर खारद्वीप खत्म हो गया तो आप समझिए कि एक बड़ी समस्या यह है कि ईरान का सारा लदान तेल की वहीं से ही होती है, उसकी धमकी दे दी है। और पहले भी वहाँ बम गिराए थे, लेकिन वहाँ इनके तेल वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर नहीं गिराए थे। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें अमेरिका ने एक तगड़ा वाला बैलेंसिंग प्रेशर दिया है कि भाई तुम्हारे पास हारमुज है तो हम भी तुमको यहां से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो 11 तारीख को बातचीत की टेबल पे आ जाओ और थोड़ा हमारी बात मान लो। डोनाल्ड ट्रंप की बुढ़ापे में इज्जत का ख्याल रख लो, नेतन्याहू को भी इलेक्शन में ख्याल रख लो, तुम झुक जाओ। लेकिन ईरान कह रहा हम कैसे झुक जाए भैया, अब तो संकट और बड़ा खड़ा हो गया है। करोड़ों लोग वी विल किल द ट्रंप का बैनर था आज खामनी के अंतिम संस्कार में, रिवेंज का लाल झंडा लेके सड़कों पे खड़े हुए हैं। ईरान की सरकार समझौता करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। और ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में 11 तारीख की बातचीत में
ईरान की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सारी कमजोरियां दुश्मन को मालूम है, उसके बावजूद मैं उससे बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर के लोग मुझे कमजोर समझ के मार देंगे। तो अभी जो पूरा सीन है वहां का, वो सीन अब हो सकता है आज रात को फिर ईरान जैसे अंतिम संस्कार के बाद में ईरान कुछ कमाल दिखाए, कुछ ऐसी जगह पे बम टपकाए, कहे कि देखा बेटा तुम तो समझ रहे थे हम सैनिक ठिकानों पे मार रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ ईरान ने भी स्टडी किया ही होगा, वो होता रहे। पर जो मकसद है, मोटिव है, वो अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का यही है कि भैया जान छोड़ो, हमको इस युद्ध से बाहर निकलने दो। 100 अरब डॉलर फूंक चुके हैं हम, फालतू में दूसरे के रायते में हमसे मतलब नहीं था। हम समझ रहे थे माल बना लेंगे, तेल पे कब्जा हो जाएगा, तेल मार्केट पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पर जो है वो बम गिराएंगे, फिर निर्माण से पैसा बनाएंगे। अमेरिका उसकी जगह, कमाने की जगह गंवा चुका है। हाउस के अंदर जूते पड़ेंगे और पैसे मांगने जाएंगे। तो सिचुएशन जो है वो टेढ़ी है। और इसलिए इन हमलों का अंदर की बात क्या है, नेतार्थ क्या है, इनका मतलब क्या है, वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।